गुड मॉर्निंग। अपना जो चैप्टर था वो था चैप्टर नंबर 16 तेरहवीं रसायन स्टीरियोकेमिस्ट्री। आज इस चैप्टर का ये अंतिम वीडियो है। इस वीडियो का जो आज का जो अपना अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का वो है फिशर प्रक्षेपण सूत्र, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है बेटा अपना? फिशर प्रक्षेपण सूत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक की जो संरचना होती है वो संरचना त्रिविमीय होती है। कार्बनिक यौगिक की संरचना कैसी होती है? त्रिविमीय होती है। इस त्रिविमीय संरचना को जब हम कागज या बोर्ड पर लिखते हैं तो कुछ कठिनाइयाँ आती है। उन कठिनाइयों को दूर करते हुए फिशर ने एक विधि दी थी। उस विधि को फिशर नामक वैज्ञानिक ने विधि दी थी। उस विधि को हम बोलते हैं फिशर प्रक्षेपण सूत्र। तो एग्जाम में अपनी क्वेश्चन आता है सीधा कि कंपाउंड दे दिया जाता है और कंपाउंड देकर ये लिखा जाता है कि इस कंपाउंड का फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखिए। तो हम बात करते हैं इसके लिए। तो फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखने के लिए हमें निम्न बातें याद रखनी होती है। सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए? सर्वप्रथम दो लंबवत रेखाएं एक दूसरे को काटते हुए खींची जाती है। पहला पॉइंट याद रखना कि सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि सर्वप्रथम दो लंब रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होगी। तो ये एक रेखा और ये दो रेखा दूसरी रेखा। तो सर्वप्रथम दो लंबवत रेखाएं एक दूसरे को काटते हुए क्रॉस करते हुए खींची जाती है। तो इन दोनों रेखाओं के क्रॉस बिंदु, जैसे ये बिंदु है, इस क्रॉस बिंदु को एक जिसको हम बोलते हैं कटान बिंदु, क्रॉस बिंदु या कटान बिंदु होता है। ये बिंदु आपका असमित कार्बन, ये जिसको आप बोल देते हो किरेल कार्बन कहलाएगा। तो पहला पॉइंट हमें क्या रखना था कि सबसे पहले हमें दो लंबवत रेखाएं जो एक दूसरे के लंबवत है उनको हम कटान क्रॉस करते हुए खींचते हैं और इनका जो कटान बिंदु होता है उसे हम असमित कार्बन या किरेल कार्बन कहते हैं। अब यहाँ पर आपकी दो रेखाएं होंगी। तो ये रेखाएं को तो हम क्या बोल सकते हैं? कौन सा? ऊर्ध्वाधर तल नाम दे दिया मैंने इसको। और इसको हम क्या बोल देते हैं? क्षैतिज तल। ये आपने तो ऊपर वाली रेखा हो गई ऊर्ध्वाधर तल और नीचे वाली हो गई क्षैतिज तल। अब याद रखना कि ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल के दो छोर है। सबसे पहले हम बात करें ऊर्ध्वाधर तल, ऊपर वाला और नीचे वाले। आप कोई भी कार्बनिक यौगिक लोगे तो या तो उसका मुख्य क्रियात्मक समूह या उस श्रृंखला का कौन सा कार्बन? C1 कार्बन। कहने का मतलब है जो कार्बनिक कंपाउंड है उसका मुख्य क्रियात्मक समूह है, या जहाँ से आप काउंटिंग करते हो जहाँ से C1 नंबर आता है कि सबसे पहले कार्बन को हम काउंटिंग जहाँ से करेंगे वो कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। तो इस ऊर्ध्वाधर रेखा के शीर्ष पर सदैव हम क्या लिखेंगे कि मुख्य क्रियात्मक समूह होता है जो नॉर्मली जहाँ से हम काउंटिंग शुरू करते हैं वो तो आएगा ऊपर। और कार्बन श्रृंखला का अंतिम कार्बन कहाँ आएगा? नीचे। तो इसके लिए ऐसे याद कर लो कि या तो यहाँ पर आएगा मुख्य क्रियात्मक समूह आएगा, या आप जब काउंटिंग करोगे तो उसका कौन सा कार्बन होगा? C1। और यहाँ कौन सा कार्बन आएगा? उस श्रृंखला का अंतिम कार्बन आएगा। दोनों बिंदु क्लियर हो गए? तो ऊर्ध्वाधर रेखा के शीर्ष पर मुख्य क्रियात्मक समूह या C1 कार्बन और अंतिम छोर पर कार्बन श्रृंखला का अंतिम कार्बन हम प्रदर्शित करेंगे। इसके पश्चात जो आपका असमित कार्बन है, असमित कार्बन से 4 समूह जुड़े होंगे तो दो तो ये हो गए, अंतिम दो तो ये हो गए। अब 2 समूह बच गए तो उन दोनों समूहों को हम क्षैतिज रेखा के एक दाईं ओर लिख देंगे और एक को बाईं ओर लिख देंगे। तो ये पॉइंट विशेष याद रखना है। तो ये था आपका दूसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट में आपको यह रखना है कि जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर तल है या ऊर्ध्वाधर जो रेखा है आपकी, इस रेखा पर जो समूह उपस्थित है
इस रेखा पर जो समूह उपस्थित है वो अपनी आंखों से दूर होते हैं, अपनी आंखों से दूर होते हैं, तो उसको हम इस प्रकार से, जैसे एक कटान बिंदु है तो उसको हम डॉट 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 इस प्रकार से दर्शाएंगे। समझ में आ रहा होगा कि ऊर्ध्वाधर ये जो रेखा है इस पर जो समूह उपस्थित होते हैं वो अपनी आंखों से दूर होते हैं। दूर होने का मतलब है कि जो ऊर्ध्वाधर तल होता है वो अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है, दूर होता है। इस कारण से उसको हम डैश 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 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो क्षैतिज रेखा पर, ये क्षैतिज तल पर उपस्थित होता है वो अपनी आंखों की ओर होता है, मतलब जो क्षैतिज तल है इसके ऊपर की तरफ होता है, अपनी आंखों के पास होता है। आंखों के पास होने के कारण इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिशर प्रक्षेपण सूत्र में एक सिंपल सी इतनी सी बातें अपने को याद रखनी थी। अब यहाँ पर अपने 4 समूह है वो अपने को रिप्रेजेंट करने हैं। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे अपने को ईजिली समझ में आ जाए। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिया जाता है अपने लैक्टिक अम्ल। क्या लिखा है बेटा? लैक्टिक अम्ल। सबसे पहले किसी भी कंपाउंड का फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखने से पहले हमें उसके फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। तो लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 CH OH C डबल बॉन्ड OH। अब अगर हम बात करें तो इसमें काउंटिंग आप कहाँ से करोगे? यहाँ से होगी 1 2 और 3। मुख्य क्रियात्मक समूह 1 पे आ गया और ये अंतिम कार्बन C3 हो गया। अब आप यहाँ गौर से देखो कि इस कार्बन से चारों समूह अलग है। एक तरफ COOH है, एक तरफ CH3, एक तरफ H और एक तरफ OH है। इसका मतलब ये कार्बन कौन सा हो गया? केरियल कार्बन हो गया। ये कार्बन कौन सा हो गया? केरियल कार्बन। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इस कार्बन को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इस कार्बन का मतलब हम इस प्रकार से 2 लाइनें खींच सकते हैं, एक दूसरे को काटते हुए रेखा खींच दी, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया आपका ये केरियल कार्बन या असममित कार्बन। अब मैंने कहा ऊर्ध्वाधर रेखा के शीर्ष पर वो समूह आएगा, ये तो मुख्य क्रियात्मक समूह है जहाँ से काउंटिंग हो, तो क्या आ जाएगा? COOH। तो यहाँ मैंने ऊपर लिख दिया COOH। और ऊर्ध्वाधर रेखा के नीचे वाले हिस्से पर कौन सा समूह आएगा? कार्बन श्रृंखला का अंतिम कार्बन या जो अंतिम समूह के रूप में हम काउंट करते हैं, तो क्या लिखा? CH3। अब आपका ये जो असममित कार्बन, ये केरियल कार्बन है, इससे कितने समूह जुड़े हैं? 2, एक H और एक OH। तो ये मैंने OH इधर लिख दिया और ये H मैंने इधर लिख दिया। तो ये लैक्टिक अम्ल का क्या हो गया? लैक्टिक अम्ल का फिशर प्रक्षेपण सूत्र हो गया। और आप लोगों ने पढ़ लिया था कि अगर OH दाईं ओर है तो D लग जाएगा, और अगर OH को हम बाईं ओर लेके जाएंगे तो A लग जाता है नाम के आगे विन्यास के लिए। अब एक चीज़ और यहाँ पे कि इसी को अगर स्ट्रक्चर को हम चाहे तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं C। मैंने कहा था ऊर्ध्वाधर जो समूह होते हैं उसको हम किस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं? डैश के रूप में। तो यहाँ ऊपर तो लिख दिया मैंने COOH और यहाँ पे आ गया आपका CH3। उम्मीद है कि नॉर्मली समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर क्षैतिज रेखा होती है, उसको वेज के रूप में, ऐसा जो डैश के रूप में ना होकर पूरी लाइन भरी हुई होती है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया OH और यहाँ लिख दिया आपने H। तो इस लैक्टिक अम्ल को आप इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एक एग्जांपल हो गया लैक्टिक अम्ल का फिशर प्रक्षेपण सूत्र। दूसरा एग्जांपल है, हाँ इसी में एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि विशेष बात यह रखनी है कि ऊर्ध्वाधर रेखा पर जो समूह होते हैं वो तल के अंदर की ओर होते हैं, और क्षैतिज रेखा पर जो समूह होते हैं वो तल के ऊपर की ओर होते हैं, अपने पास होते हैं। यदि आपने इसमें किसी भी समूह को 90 डिग्री या 270 डिग्री पर घुमा दिया तो इसका विन्यास ही चेंज हो जाएगा, कंपाउंड दूसरा परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इसमें आपने किसी समूह को 180 डिग्री पर घुमाया है, 180 डिग्री के एंगल पर घुमाया है,
या 2 बार अंतर परिवर्तन किया है, 2 बार अंतर परिवर्तन किया है, तो उस कंपाउंड के विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने इसमें समूह को 290 या 270 डिग्री पर घुमा दिया तो वो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, उसका विन्यास चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको 180 डिग्री पर या किसी समूह का 2 बार अंतर परिवर्तन किया है, ऐसे उठा के ऐसे रोटेट करते 2 बार अंतर परिवर्तन किया है, तो उसके विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये तो लैक्टिक अम्ल के लिए आपको याद रखना था। अब लैक्टिक अम्ल के बाद एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। लैक्टिक अम्ल के बाद जो अपना दूसरा एग्जाम्पल है वो मैंने लिया है यहाँ पे 2-ब्यूटेनॉल, 2-ब्यूटेनॉल। क्या लिखा है? 2-ब्यूटेनॉल। क्रियात्मक समूह लिखते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी? CH3 CH2 OH HCH3। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला, 2 नंबर पर क्रियात्मक समूह ओल एल्कोहल हो गया, तो 2 नंबर पे OH 1 2 3 4। अब यहाँ पर एक विशेष बात जो आपको समझनी है कि मैंने ये कहा था कि जब हम 2 नंबर जगह एक दूसरे को ऐसे रिप्रेजेंट काटती है, क्रॉस करती है, तो ये जो बिंदु होता है वो कौन सा कार्बन होता है? असमित कार्बन, असमित कार्बन या किरल कार्बन कहते हैं। तो अब देखो इसमें इन दोनों कार्बन पे गौर करो कि इस कार्बन से एक तो CH3 जुड़ा, एक इस कार्बन का मतलब ये कार्बन से पूरा समूह जुड़ा है, CH3 CH2 एक OH और एक OH। तो इस 2 नंबर वाले कार्बन से जुड़े चारों समूह क्या है? अलग अलग है, तो असमित कार्बन हो गया। लेकिन 3 नंबर वाले कार्बन पे गौर करना, इसके एक तरफ तो ये पूरा समूह ये जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ CH3 और 2 हाइड्रोजन। अब सेम 2 हाइड्रोजन है तो इसमें असमित कार्बन नहीं हुआ, क्योंकि असमित कार्बन से जुड़े चारों समूह क्या होते हैं? अलग अलग। तो इसमें असमित कार्बन कितने नंबर का हुआ? 2 नंबर का असमित कार्बन है। फिर से लिख रहा हूँ इसमें, तो CH3 CH2 CH OH CH3, इसमें स्टार लगा दिया, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करना था, अब समझना रिप्रेजेंट कैसे करोगे। मैंने कहा काउंटिंग इधर से की थी 1 2 3 4, तो 1 नंबर वाला कार्बन ऊपर चला गया, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया? CH3। 2 नंबर वाला कार्बन इस कटान पे आ गया, तो इसको C कर दिया। इस कटान से 2 समूह जुड़े, एक तो H और दूसरा OH, तो इधर मैंने OH जोड़ दिया, इधर मैंने H जोड़ दिया। अब क्या बचा हुआ रहेगा आपका? CH2 CH3, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया साथ में, ये CH2 CH3। अब यहाँ हमें इससे मतलब नहीं कि इस कार्बन से ये 2 कार्बन जुड़े, इस कार्बन से इसको हम एक पूरा समूह मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे? पूरा एक समूह मानेंगे। तो इसी स्ट्रक्चर को आप इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, CH3 OH H, और नीचे क्या लिख दोगे बेटा? CH3 CH2 को आप बोलते हैं C2H5, तो यहाँ पर C2H5 लग सकते हो। तो बेटा ये किसके स्ट्रक्चर हो गई? 2-ब्यूटेनॉल की। किसके स्ट्रक्चर की बात की हमने? 2-ब्यूटेनॉल की। उम्मीद है काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। अब आगे बात करें, एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। हाँ बेटा, लास्ट वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था, उस सवाल का आंसर ऋचा राजपूत ने दिया था, और बहुत अच्छा और एकदम इंग्लिश में अच्छा शानदार आंसर लिखा हुआ था। तो लास्ट वीडियो का आंसर सबसे अच्छा किसका माना गया? ऋचा का। अब हम आगे बात करें इसमें कि एक और एग्जांपल लेते हैं, एलानीन। नाम सुना होगा, क्या लिखा है? एलानीन। एलानीन बेटा एक अमीनो अम्ल होता है, हमने जैव अणु वाले चैप्टर में पढ़ा था एलानीन। अब मैं उसी की बात कर रहा हूँ। एलानीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा? सिंपल सी स्ट्रक्चर है, H2N CH CH3 C डबल बॉन्ड OH, C डबल OH
CH3NH2। अब मैंने पहले कहा था कि हमें फिशर संरचना लिखते समय कार्बन श्रृंखला पे काउंटिंग करनी है, तो मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? COOH। काउंटिंग यहीं से होगी, तो काउंटिंग 1 2 3। इसका मतलब ये मुख्य कार्बन हो गया और ये कौन सा कार्बन हो गया? अंतिम कार्बन। अब एक और, इस कार्बन से चारों समूह अलग अलग है या नहीं है? बिल्कुल अलग है। एक तरफ COOH, एक तरफ H, एक तरफ CH3 और एक तरफ NH2। तो अगर एलानीन स्ट्रक्चर की हमें अगर फिर से संरचना बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे? ये कटान बिंदु था, इसको चाहे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या मिटा के यहाँ मैंने C लिख दिया, एक ही बात, कोई अंतर नहीं। अब देखो ऊपर क्या आएगा? COOH और अंतिम कार्बन आपका ये 3 नंबर का कार्बन है, तो अंतिम कार्बन क्या हो गया? CH3। अब इस कार्बन से दो समूह, एक तरफ H और एक तरफ NH2, तो इधर तो जोड़ दिया आपका NH2 और इधर मैंने जोड़ दिया H। तो ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई बेटा? आपकी एलानीन की। उम्मीद है कि फिशर प्रक्षेपण सूत्र आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इसके बाद बेटा चैप्टर फिनिश हो गया है। चैप्टर फिनिश होने के बाद इसके बाद अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो पार्ट 12 के नाम से आएगा। बेटा सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है समाज के, जितने भी हमने वीडियो देखे थे उनमें सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो आपका पार्ट 12 भी होगा, क्योंकि एक तो इसमें हम इस वीडियो के अंदर हम 2017, 2018 और 2019 और 2020 इन विभिन्न एग्जामों में बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसकी बात हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके अलावा अपनी जो बुक है, बुक के पीछे जो अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, उनमें भी कुछ विशेष प्रश्न है, उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें। थैंक यू बेटा।